असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू बिला। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मायसा इब्राहिम खान बिनते मोहम्मद इब्राहिम खान, क्या आपको सद्दाम जहांगीर शाह व जहांगीर शाह सिक्का राजुल वक्त 25 लाख हक महर के तहत निकाह कबूल है? मायसा इब्राहिम खान को अपना हलक सूखता हुआ महसूस हुआ। अपने लहंगे को मजबूती से थामे उसने आंखें बंद करके खुद से किया हुआ वादा याद किया तो यहाँ आने से पहले उसने किया था। उसने आंखें खोलकर पर्दे के उस पार बैठे उस शख्स को देखने की कोशिश की जिसकी काली सियाह आंखों में शायद खुशी की चमक थी। दोनों खानदानों के गवाह एक तरफ चुपचाप खड़े उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। काजी सामने गुमसुम बैठी हुई मायसा को जवाब तलब नजर से देखा। कबूल है। उसने हल्की सी सांस बाहर निकाली। सुकून की एक लहर उसके अंदर उतर गई। कबूल है इन मासूम जिंदगियों के लिए जो मेरी वजह से दांव पर लगी हुई हैं। कबूल है इन दो खानदानों के लिए जो मेरी वजह से दुश्मन बने हुए हैं। कबूल है इस उम्मीद पर कि मेरा शोहर मेरी हमेशा हिफाजत करेगा, कभी मुझे कोई तकलीफ कोई दुख नहीं होने देगा। उसका जवाब देते ही काजी साहब मुस्कुराकर सद्दाम की तरफ चल दिए। सद्दाम जहांगीर शाह, क्या आपको मायसा बिनते मोहम्मद इब्राहिम खान को शरीयतन और कानूनन अपने निकाह में लेने के लिए राजी हैं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। सद्दाम जहांगीर शाह ने काफी नरमी से जवाब दिया था। चारों तरफ मुबारकबाद का शोर उठ गया। लुबना बेगम ने गुस्सैली नजर से सद्दाम को देखा जबकि मायसा इब्राहिम खान उसके लफ्जों पर हैरान सी बैठी थी। सद्दाम अपनी जगह से उठा और फाइक के गले मिलने के बाद पगड़ी उतारता हुआ मायसा इब्राहिम खान की तरफ बढ़ा जो मेहमान औरतों में गिरी बैठी हुई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग बिल्कुल आराम से शादी को एंजॉय कर रहे थे। उसने हैरत से लोगों के चेहरों पर फैले हुए सुकून को देखा। उसे अपना आप हाली होता हुआ महसूस हुआ। नकाह मुबारक। उसने झुककर ट्रे से मिठाई उसकी तरफ बढ़ाया था और मासा ने मौफ होते जहन के साथ पहले उसे और फिर इन दोनों फैमिली के बाकी लोगों की तरफ देखा जो इन दोनों को गुस्से से घूरे थे। सवाए निहा, रिदा, हमीम और फातिमा, फाइक और नाजिया के इन सब के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। सूरज पड़ते चेहरे के साथ उसने हल्का सा मुंह खोलकर मिठाई का छोटा सा टुकड़ा काटा और पीछे की तरफ खिसक गई जबकि सद्दाम होश उसके सामने खड़ा रहा। क्या वह मुझसे मिठाई खिलाने की उम्मीद करता है? उसने हैरत से सोचा। फिर काफी सोचे विचार के बाद एक बड़ा सा लड्डू उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया जिसे वो आसानी से निगल गया। साथ ही उसकी उंगली में दांत भी काट लिया। उसने गुड़कर उसकी इस हरकत को देखा तो वह क्या कहा लगा कर हंस दिया। इतना कुछ करने के बाद भी इतना सुकून उसे उसकी खुशी से दमकते हुए चेहरे पर रश्क आया था। अब वो मायसा के बालों की तरफ बढ़ रहा था जो काफी अलग थलग खड़े उन्हें ही देख रहे थे। मायसा का दिल जोर जोर धड़क रहा था। उनका निकाह हो गया था उस शख्स के साथ जिससे वो दरिंदा कहते थे। तुम ऐसा नहीं कर सकती मायसा। नादिया ने हैरानी से अपनी जिद्दी बहन की तरफ देखा था जो इस वक्त इंतहाई गुस्से में थी। मैं कर सकती हूँ और मैं जरूर करूंगी, जिद्दी अंदाज में बोलते दुपट्टा बेड पर फेंकते हुए बोले। वो सोच रहा होगा कि तुम इस वक्त उसके कमरे में दुल्हन बनी बैठी उसका इंतजार कर रही हो। तुम्हारी सही जगह अब वही है। इस काम के लिए उसके पास दासियां मौजूद हैं। 2 दिन पहले भी तो उसने यही किया था ना। अगर वो लड़की झूठी नहीं है तो उसके लफ्जों में उदासी थी। मैं समझ सकती हूँ मेरी जान, वो एक सरदार है और सरदार लोग अमूमन इसी तरह के होते हैं। नादिया के पापा, उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगर मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँ तो उसे कैसा लगेगा? मैं भी उसी की तरह चक्कर चलाती फिरूं तो? बाबा बैठे हुए सीधे लहजे में बोले। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करते मायसा। हम औरतों की फितरत मर्दों से बिल्कुल अलग होती है। तुम अच्छे से जानती हो कि शादी की नोयत क्या है। उसका चेहरा अपने हाथ के प्याले में लेकर बोले। जानती हूँ आपी। मायसा ने धीरे से सर झुका लिया। हालात की चक्की में वो बुरी तरह से पिस रहे थे। अगर ये आम शादी नहीं है तो उसे भी कोई हक नहीं है कि मैं उसके साथ आम और दुल्हन की तरह पेश आऊं। आप परेशान ना हो, जाए आराम करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मायसा ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर नरमी से कहा तो वो बेयकीन नजर से उसकी तरफ देखती हुई नाजिया अपनी जगह से उठी। उसके गाल थपथपा कर कमरे से बाहर निकल गए। बेड पर अकेली बैठी इन अनमोल लम्हों को अपने अंदर उतारते हुए खुद को आने वाले इम्तिहान के लिए तैयार करने लगे। तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ, कल मुलाकात होगी। सदाम अपनी जगह से उठता हुआ बोला। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बहुत वक्त है। उनमें से एक ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। कहा ना कि कल मिलते हैं। अपने कजन के झुरमुट में से निकलता सर उठाकर ऊपर मौजूद अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखा जिसके उस पार यकीनन उसकी लिटिल डॉ उसका इंतजार कर रही थी। जाने दो यार, सरदार साहब का सफर अब जवाब देने वाला है। दूसरे कजन ने उसकी तरफ आंख दबाकर शरारती अंदाज में देखा तो वह कहकर लगाकर हंस दिया। मुझसे ज्यादा तो तुम जानती हो, क्यों फाइक? सदाम ने शरारती अंदाज में फाइक के कंधे पर हाथ रखा कहा तो उसके तनबिया नजरों से देखने पर उसने आंखें घुमाकर नजरों का जाविया बदल दिया। फाइक उसे इतना बेवकूफ समझता है? अपने कजन की छेड़छाड़ से लुत्फ अंदोज होता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसका रुख अपने कमरे को मुड़ती हुई राहदारी की तरफ था कि किसी ने उसे पीछे से उसे रोक दिया। मेरे अंदर तुम्हारी बकवास सुनने का अभी इतना मादा नहीं है, उसने झिझला कर कहा। तुम्हारे अंदर तो मायसा को संभालने का भी मादा नहीं है। उसके चोट करने पर वो गुस्से से खोलता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। मैं मलाइका को
अच्छी तरह जानता हूँ वो सब बातें हम सब झूठे हैं। मैं ये भी जानता हूँ हमीम शाह की आंखें सर थी, लेकिन अगर वो जहम तुमने मायसा को देने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सद्दाम जहांगीर शाह। उसे तनविया कहता हुआ वहां से चला गया। उसकी पूछ को घूरते हुए सद्दाम अपना सर झटता हुआ ये मुझे सिखाएगा कि मैं अपनी बीवी से के साथ मुझे किस तरह पेश आना चाहिए। वो जब कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे राहदारी को सुनसान पाया, एक भी गार्ड बाबा मौजूद नहीं था। क्या मैंने इनसे कहा नहीं था कि दुल्हन को अकेला मत छोड़ना? मैं जरा सा नरम क्या पड़ गया, सब अपनी मनमानियां करने लगे। वो दरवाजा अंदर दाखिल हुआ था। पूरा कमरा मोमबत्तियों की रोशनी से नहाया हुआ था। जमीन को गुलाब की पत्तियों से इस तरह सजाया गया था जैसे वो खुद गुलाब की हो। सब कुछ अपनी जगह बेहद खूबसूरत था, लेकिन एक चीज की कमी उसे शिद्दत से महसूस हुई। जिसके लिए उसने खुद पर इतना जब्त कर रखा था वही इस वक्त गैर मौजूद है। लम्हों में उसका दिमाग घुमा था। ये जिद्दी लड़की उसे जिक पहुंचाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। काफी देर से एक ही पोजीशन में बैठे से उसका जिस्म अकड़ गया था। थक कर अपनी जगह से उठी और बेड पर आकर लेट गई। उसका सर बुरी तरह से दुख रहा था, जबकि नींद से वो दिल आंखें बंद होने को बेताब थी। कपड़े चेंज किए बिना वो उस तरफ बेड पर लेट गई। अभी वो पूरी तरह नींद की वादी में कोई भी नहीं थी कि धमाके के साथ दरवाजा खुलने की आवाज पर वो उछल कर अपनी जगह से उठ बैठे। सदाम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो गुस्से में है। उसने धीरे से सांस अंदर खींची और उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगे। इतना काफी है अब, और कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उससे पहले कि वो कुछ कहती उसने अपने मजबूत बाजुओं को दुल्हन की तरह उठा लिया। मायसा ने सर उठाकर हैरत से उसकी तरफ देखा। उसका बारीक घूंघट सर से ढलक कर जमीन पर जा गिरा था। मुझे नीचे उतारे अभी, वो चीती हुई जद्दोजहद कर रही थी उसको नीचे उतारने की। वो उसकी हरकतों पर महसूस होता हुआ मुस्कुराकर उसे आराम से गोद में उठाए हुए आगे बढ़ने लगा। वो होंठ खुद को छुड़ाने की कोशिश करती अपने हाथों में मौजूद सोने के मजबूत कड़ू से उसकी चोरी छाती पर हमला करने लगी थी। सब बेसुध रहा। कुछ आरामदेह दिन उसके बिना गुजारने के बाद वो शायद भूल गई थी कि यह शख्स कितना शिद्दत पसंद है उसके मामले में। मुझे जाने दो, तुम वो हिकलाने लगी थी। उसके वजूद से उठती महसूस कुन खुशबू उसके हवासों को मुअत्तल करने लगी थी। वहशी इंसान, बिला आखिर उसे मुनासिब लफ्ज मिल ही गया था। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो गई होगी। मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ, और इस वक्त जो चीज मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम हो, लीटर डो। उसकी काली सी आंखों में चमक थी, जबकि लहजा धीमा और मैनी हेज था। दरवाजा खोलते ही गुलाब और मोती की महसूस कुन खुशबू उसके नथलू से टकराई थी। आंखें फाड़कर उसने मोमबत्तियों की रोशनी में नहाए इस आलीशान कमरे को देखा। सब कुछ उसकी सोच से बढ़कर खूबसूरत था। आलीशान कमरा, बालकोनी और उसके पार दिखता हुआ गांव का दिल लुभा देने वाला मंजर, मसनूई तालाब, नीस, हर आरइश और ज़बाइश की चीजें उसके कमरे में मौजूद थे। सदाम ने नहायत नरमी से उसे फूलों से सजी हुई बेड पर बिठाया। अपने ऊपर जमी उसकी गहरी नजरें उसे घबराहट में मुतला करती। हालात की संगीनी का एहसास उसे अब हो रहा था। वो झिझका उससे दूर हुए। उसकी इस हरकत पर वो सीधा खड़ा होता हुआ अपनी पगड़ी उतारने लगा। उसे शेरवानी के बटन खोलता देखकर उसे नजरें फेली। क्या हो रहा है? उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। सदाम ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। आंखें नीचे घबराई से ये लड़की उसकी कमजोरी बनती जा रही थी। कुछ देर यूं ही उसके मासूम चेहरे को देखता रहा, फिर धीरे से उसकी तरफ झुका। उससे पहले कि वो कोई जुसारत करता उसने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। क्या बदतमीजी है ये? वो गुस्से से बोला। मुझे छूने का हक मैंने आपको अभी नहीं दिया, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। क्या बकवास है? बीवी हो तुम मेरी, हक है मेरा तुम पर, वो तिल मिला कर बोला। आपको खुश करने के लिए आपकी दासियां मौजूद हैं, तो मेरा क्या काम? नफरत से कहती वो अपना बाड़ी लहंगा संभालती बेड से उतरी और उसके पास से गुजर कर ड्रेसिंग टेबल के पास आकर खड़ी होगी। नजरें झुकाए हुए चुटियां उतारती हुई उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी, जो खुद को शेरवानी की कैद से आजाद कर चुका था। या अल्लाह, अब क्या होगा? उसकी हरकतें देखकर उसे अपना नर्वस ब्रेकडाउन होता हुआ महसूस होने लगा। तुम खुश नसीब हो कि मैं तुम्हारी इतनी बदतमीजियां बर्दाश्त कर जाता हूँ, उसके पीछे खड़ा दरश्ती से कहता हुआ उसके सर पर जमे दुपट्टे को एक झटके से उसके वजूद से खींचा उस सोफे पर उछाल दिया। मायसा ने हैरत से आईने में देखते हुए उसके वजूद की तरफ देखा। वो इस शख्स की पहुंच से दूर जाना चाहती थी। जो ही वो बाएं जानब मुड़ी उसने बाजू फैलाकर उसका रास्ता रोक दिया। वो झंझलाकर दाएं तरफ मुड़ी तो उसने अपना दायां बाजू फैला दिया। उसके घूरकर आईने में उसे देखा तो वो तकबराना मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उसे ही देख रहा था। उसकी ये हालत उसे मजा दे रही थी। मायसा ने दोनों बाजू अपने इर्द गिर्द लपेट कर खुद को इसे छुपाने की कोशिश की। उसका शोहर था, फिर भी उसे ये बहुत ही अजीब लग रहा था। सद्दाम ने आगे बढ़कर उसके बाड़ी नेकलेस की हुक को खोल दिया। मायसा ने उसे जल्दी से पकड़कर जमीन पर गिरने से बचाया। वो उसके इतने करीब था कि मायसा की पूंछ उसकी छाती से लगी हुई थी, जबकि उसके दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायल थे। सद्दाम प्लीज, उसके धीरे से कहने पर सद्दाम ने भूमि उचकाकर आईने में दिखते उसके कमजोर से वजूद को देखा, और आज उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपने नरम होंठ उसके कान पर रखे ही थे कि उसने पूरी कुव्वत से उसे झटक दिया। 2 दिन पहले अगर
مجھے آپ کی اصلیت پتہ چل جاتی تو میں کبھی آپ سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اس کی گھورتی نظروں کو نظر انداز کرتی وہ جلدی جلدی چوڑیاں اتارنے لگی۔ غصے سے کھولتے ہوئے صدام نے اس کی کمر کو پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور جھٹکے سے اس کی پوچھ کو دیوار سے لگا دیا۔ مائسا درد سے بلبلا اٹھی۔ آپ کیا مجھے رونے کا بھی حق نہیں ہے یا اس کا بھی فیصلہ آپ کریں گے؟ درد کو برداشت کرتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ایک پل وہ بالکل نرم ہوتا لیکن اس کے اگلے ہی پل اسے ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی کہ اس کا انداز اس کے خون کو جما رہا ہے۔ کیا ہوگا اگر میں بھی آپ کی طرح ناجائز رشتہ بناتی پھروں؟ اب میں بھی ایک سردار نہیں ہوں، ایک سردار کی بیوی، میں بھی یہ کر سکتی ہوں۔ اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے وہ پھنکاری۔ اس کی یہ بات اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی دونوں کلائی پکڑ کر اوپر اٹھا کر دیوار سے لگا دیا۔ تم صرف میری ہو مائسا، میں نے خدا کو گواہ بنا کر تمہیں ہزار لوگوں کے بیچ میں اپنایا ہے۔ تمہاری روح، تمہارا جسم، تمہاری ہر چیز پر صرف میرا حق ہے۔ میرے علاوہ کسی بھی مرد نے تمہاری خوشبو سونگھنے کی بھی ہمت کی تو میں اس کا دل چیر دوں گا۔ دمکی امیز لہجے میں وہ گرایا تھا۔ آپ کا اور میرا روح کا رشتہ نہیں ہے صدام، آپ کو صرف میرے جسم کی چاہ ہے۔ میں کبھی بھی وہ مرد نہیں ہو سکتے جو میری روح آپ کبھی بھی وہ مرد نہیں ہو سکتے جو میری روح کا حقدار بن سکے۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا جبکہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے الفاظ تماچے کی طرح اس کے چہرے پر لگے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے کندھ پر اٹھایا اور غصے سے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا درندہ پوری طرح سے بیدار ہو گیا تھا۔ صدام اپنے پیروں کو ہلانے میں ناکامیاب مائسا نے چیخ کر اس کی پشت پر دو چار مکے جڑے۔ وہ اسے لیے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا اور بے دردی سے اس پر پٹخ دیا۔ اگر میرے جیسا انسان تمہاری روح کا حقدار نہیں بن سکتا تو میں کیوں ہم ہوا کوشش کروں؟ کمینگلی سے کہتے وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور جھک کر بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز سے کچھ نکالا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس نے اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ہیڈ بورڈ سے باندھ دیے۔ اس نے حیرانی و پریشانی سے اپنے باندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور چہرے درندگی صاف سے لگ رہے تھے۔ اب تم صرف میرے رحم و کرم پر ہو لٹٹ ہو، میں نے ہیزی سے کہتا وہ اس کے اوپر جھکا۔ اس کے سرخ رخسار پر اپنے گرم ہونٹ اڑا دیے۔ مائسا کو اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مائسا کو اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ آنکھوں سے ڈل کر تیز سے بال میں جذب ہونے لگے۔ صدام کے ہونٹ اب اس کے رخسار سے پھسل کر جبڑے پر پہنچ گئے تھے جبکہ ایک بازو اس کی گردن کے نیچے تھا جبکہ دوسرا اس کی کمر پر۔ اس کی قید میں سسک اٹھی تھی۔ اس کی گردن میں منہ گھسائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اسے اپنے چہرے پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ کیا چھت لیک کر رہی ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں مضبوطی سے بند کیے رو رہی تھی۔ اس کے نرم ملائم ہونٹ لرز رہے تھے۔ یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ رو کیوں رہی ہے۔ پلیز مجھے جانے دے۔ اس کی سرگوشی کو نظر انداز کرتے اس نے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ اس کے آنسو اس کا دل بہت بھی جانتا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے، اس پر صرف اس کا حق ہے۔ پلیز صدام۔ اس بار اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کی میچی ہوئی آنکھیں اور لرزتے ہونٹوں کو دیکھتا رہا، پھر ایک گندی سی گالی دے کر غصے سے ایک مکہ بیڈ پر اتنی زور سے مارا کہ بیڈ لرز اٹھی تھی اور جھٹکے سے اٹھ کر اس کے ہاتھ کھولے اور بیڈ سے اتر گیا۔ مائسا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ غصہ ہے۔ اس کا انداز اس کے غصے کو ظاہر کر رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا۔ اسے گہری سانس لے کر اپنی تیز چلتی ہوئی سانسوں کا ہمار کیا اور ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ اب تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ سے یہ پوچھنے کا کہ میں داسیاں کیوں رکھتا ہوں۔ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر وہ تن فن کرتا ہوا بالکنی میں نکل گیا۔ مائسا ابراہیم خان نے اپنے آنسو صاف کیے اور بالوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی وہ بیڈ سے اتر گئی اور صوفے پر سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور آئینے میں خود کا جائزہ لینے لگے۔ آنسو کی وجہ سے کاجل بٹن سے پھیل چکا تھا۔ نیپکن اٹھا کر اس نے اپنی آنکھیں اور چہرے کو صاف کیا اور باقی بچی ہوئی جوڑلی اتارنے لگے۔ بالوں کو کنگھی کاٹ کے جوڑے کی شکل میں باندھا اور اٹھ کر وارڈروب کی طرف آگے اور اس پہ سے صدام کا ڈھیلا ڈالا کرتا اور ٹروزر نکال کر باتھ روم میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی اور اسکارف کو اچھے سے اڑا کر بیڈ پر ایک تکیہ اور چادر اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے حیرت سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا جو بالکنی سے آ رہا تھا۔ شاید وہ اسموکنگ کر رہا تھا۔ شکریہ۔ اس کی طرف دیکھ کر اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ صدام نے ایک گہرا کش لے کر کچھ سیکنڈز کے لیے اپنی بری آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر نظر پھیر لی۔ مائسا اس کے انداز سے سمجھ گئی کہ اسے سن چکا ہے۔ وہ سر ہلا کر صوفے کی طرف بڑھی اور لیٹ کر چادر سے پورے وجود کو چھپا لیا۔ ایک لمبی سانس مائسا کے لب سے آزاد ہوئی۔ اس کا شوہر تھا، کیا وہ اس کو اس کا حق دے پائے گی؟